बेटी बहू को करारा जवाब। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है जब बीमार पति के लिए खाना लेने पर बेटी ने जब बूढ़ी माँ पर चोरी का इल्जाम लगाकर सबके सामने लात मारकर ढाबे से धक्का दिया तो बाप ने बेटी को सिखाया ऐसा सबक कि चीखें निकल गई। बुढ़िया चोरी करती है, शर्म नहीं आती, जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। ढाबे का मालिक कनक जी के हाथ से खाने की वो थैली छीनते हुए बोला। कनक जी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोली, नहीं बेटा, मैंने चोरी नहीं की, तुम गलत समझ रहे हो। बुढ़िया, चोरी नहीं की तो फिर इतना सारा खाना चुरा कर कहाँ ले जा रही थी? तुझ पे तरस खाकर मैंने तुझे यहाँ काम पे रखा और तू मेरे ढाबे पे चोरी करती है, चल निकल यहाँ से। ढाबे के मालिक कनक जी को धक्का देते हुए बोला तो कनक जी उसके पैर पकड़कर बोले, बेटा ऐसा मत करो, बड़ी मुश्किल से कोई काम मिला है मुझे, मेरे पति के इलाज के लिए पैसे चाहिए, इस बुढ़िया पर तरस खाओ, मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ, कुछ तो दया करो बेटा, मेरे पति बीमार है और भूख से तड़प रहे होंगे, उन्हें तुरंत इलाज की ज़रूरत है। ठीक है, तुम्हें खाना नहीं देना मत दो, पर मुझे मेरी मेहनत के ही पैसे दे दो, कम से कम अपने पति का इलाज तो करा पाऊंगी। कौन से पैसे बुढ़िया, तू यहाँ जितना काम करती है उसके बदले जो दिन भर रोटी तोड़ती रहती है उसका क्या? चल निकल यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से भीख मांगने आ जाते हैं। उसने जैसे ही कनक जी को धक्का दिया कि तभी अचानक अपने गाल पे पड़े झनकदार थप्पड़ की आवाज़ से उसके होश उड़ गए। हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को हाथ लगाने की? अनिल उसे आंखें दिखाते हुए बोला। तो ढाबे का मालिक बोला, अरे माँ है तो यहाँ क्यों भीख मांगने के लिए छोड़ रखी है? इस बुढ़िया पर तरस खाकर मैंने इसे यहाँ काम पर रखा और यह मेरे ही ढाबे पे चोरी करती है। एक नंबर की चोरनी है यह बुढ़िया। कि तभी एक और तमाचा उसके गाल पे पड़ा। खबरदार जो एक भी शब्द मेरी माँ के बारे में कहा तो वरना तुम्हारे हलक से तुम्हारी अभी जबान खींच लूँगा। बदकिस्मती है हमारे, जो दो बेटे होते हुए भी मेरी माँ को दर की ठोकरें खानी पड़ी। कनक जी रोते हुए बोली, बेटा मैंने कोई चोरी नहीं की, तुम्हारे पिताजी भूखे बीमार है, बस उन्हीं के लिए रोह का बचा हुआ खाना घर ले जा रही थी। माँ की ऐसी हालत और बेबसी देखकर अनिल की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और किसी छोटे बच्चे की तरह उसने माँ को गले से लगा लिया और रोते हुए बोला, माफ़ कर दो माँ, इतना सब कुछ हो गया और आपने हमें बताया भी नहीं। पर बाबूजी कहाँ हैं? हाँ दादी दादू कहाँ हैं, बताओ ना। पर कनक जी पोते को गले से लगाए बस रोती जा रही थी। माँ जी कुछ तो बताओ, यह सब कैसे हुआ? अनीता ने पूछा तो कनक जी बीते दिनों में खोई चली गई। अरे अम्मा जी आप जाग गई, कल जन्माष्टमी की पूजा है, दिन भर मुझे फलहर पर रहना है तो आज मैं आराम करना चाहती हूँ तो थोड़ी देर में और सो लेती हूँ। आप ऐसा कीजिए, आंगन में झाड़ू कर दीजिए और हाँ आज कुछ अच्छी सब्जी बना दीजिए ताकि मैं पेट भर खाना खा सकूं। कल इनकी भी छुट्टी रहेगी, सब घर पे रहेंगे और मैं सबके पीछे ज़्यादा बकबक नहीं करना चाहती, इसलिए आज आपको सारी बात समझा रही हूँ ताकि दिन का खाना आप बना लीजिए, रात को मैं देख लूँगी और कल का तो वैसे भी आपको ही देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे तो फ्लैट पे रहना है। अब मैं थोड़ी देर के लिए आराम करने जा रही हूँ, ध्यान रहे मेरी नींद ना खराब हो। आंचल अपनी सास कनक जी से कहती है। कनक जी बोली, पर बहू अभी तो मेरी पूजा का समय है, यह देखो मैं नहा के बस जाप करने जा रही थी। तो आंचल बोली, अरे अम्मा जी कितना मैं जाप कर लूँ पर भगवान आपको इतनी जल्दी मुक्त नहीं करने वाले, तो जो मैंने कहा है वो कीजिए, थोड़ी देर के कारण जाग जाएंगे तो जल्दी से नाश्ते की तैयारी कीजिए। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। सास बहू की बातें कनक जी के पति कमल बाबू ने सुनी। जैसे ही कनक जी ने झाड़ू को हाथ लगाना चाहा, कमल बाबू बोले, कनक जाओ तुम अपनी पूजा कर लो, तब तक आंगन में झाड़ू मैं कर देता हूँ।
कनक जी बोली, नहीं जी, आप यह काम नहीं करेंगे फिर क्या फ़ायदा भगवान की पूजा करने का। जो मैं आपसे झाड़ू लगवाऊँ और भगवान की पूजा अगर करूँ ना करूँ, कान्हा जी सब समझ जाएंगे। आप पहले झाड़ू छोड़िए। कमल बाबू बड़े प्यार से कनक जी को बोले, कनक, ईश्वर ने यह नहीं कहा है कि पति को भगवान मानो और पत्नी को दासी। तुम भी तो देवी का ही रूप हो, जाओ पूजा कर लो, मैं झाड़ू लगा कर नहा लूँगा। कमल बाबू की जिद के आगे कनक जी को झुकना ही पड़ा। कनक जी का जाप में मन नहीं लग रहा था। उनका ध्यान तो बार बार कमल बाबू पर जा रहा था। उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी पूजा खत्म की और रसोई में जाकर चाय बनाने लगे। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और अनिल, कमल बाबू को छोटा बेटा, बोला, बाबूजी, यह आप क्या कर रही हैं। कमल बाबू ने झट से झाड़ू दूसरी तरफ फेंक दी। तभी ऊपर से करण की आवाज़ आई, माँ, अरे ओ माँ, चाय बनी है कि नहीं। सुबह की चाय भी आप वक्त पे नहीं दे पाती हैं। आखिर आप करते क्या है। अपने भाई की यह बातें सुनकर अनिल हैरान था। बाबूजी, क्या भैया आपसे और माँ से इस तरह से बात करते हैं। कमल बाबू बोले, तू अचानक आ गया। इस शहर में दोपहर में मीटिंग थी तो सोचा आप सबसे मिलता हुआ चलता हूँ, पर यहाँ तो खुश होने लायक कुछ भी नहीं दिख रहा है। चाय ले जाते हुए कनक जी की नज़र जब छोटे बेटे पे पड़ी तो अचानक उनके हाथ से चाय की प्याली नीचे गिरकर टूट गई। कमरे से अनीता की आवाज़ आई, हे भगवान, तोड़ दिया। कब यह बुढ़िया किसी काम की नहीं है, बस नुकसान करती है। जब से आई है फ़ायदा तो कुछ हुआ नहीं, बस नुकसान। और आपको किसने कहा उनसे चाय मांगने के लिए, वो खुद ले आते। करवा दिया ना मेरा नुकसान। एक दिन भी मुझे आराम नहीं मिलता है। अब बिस्तर पे क्या लेटे हैं, जाइए जाकर देखिए। कनक जी जैसे बेटे की तरफ बढ़ने लगे। अनिल बोला, माँ ठहर जाओ, प्याले के टुकड़े हैं, आपको लग जाएगी। अनिल की माँ की तरफ भागा तो आशा जी ने बेटे को गले से लगाया और फूट फूट के रोने लगी। अपने आंचल से बेटे का पसीना पोंछते हुए कहती है, बेटा अनिल, तुम यहाँ। सुबह सुबह अनिल से निस्तारी बात बताई तो माँ बोली, देखो तो हमें आए हुए अभी 8 दिन भी नहीं हुए, तुम कैसे दुबले हो गए हो। अनिल माँ का चेहरा अपने हाथों से भरता हुआ बोला, माँ, आप मुझे दुबला कह रही हैं। आपको और बाबूजी को क्या हो गया है। इस 8 दिन में आप लोग बिल्कुल मुरझा गए हैं। और यह भैया भाभी किस तरह से आपसे बात करते हैं। कनक जी ने बात बदली, अरे नहीं बेटा, वो तो बेटा बहू मजाक करते हैं, देख अभी आता होगा। तुम रात की ट्रेन से आए हो ना, कुछ नहीं खाए होंगे, बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। जैसे ही करण कमरे से बाहर निकला और अनिल को देखा तो उल्टे पांव कमरे के अंदर आकर अनीता से बोला, अनीता जल्दी उठो, अनिल आया है। कहीं उसने माँ और बाबूजी को घर का काम करते देख लिया तो चारों तरफ बात फैलाएगा। उठो उठो। करण भागा भागा भाई के पास आया और गले लगकर बोला, अरे बाबूजी, आप भी क्या सुबह सुबह झाड़ू लेकर मस्ती करने लगते हैं। अनीता रसोई का आधा काम निपटाकर कमरे में थोड़ी सी कमर सीधा करने गई थी और आप लोग इधर शुरू हो गए। बताओ अनिल क्या सोचेगा। कमल बाबू हैरानी से बेटे को देखने लगे, पर उनकी आंखें पहले ही सब कुछ बयां कर चुकी थी। तभी अनिल बोला, भैया वही तो मैं सोचूं कि अभी माँ और बाबूजी को यहाँ आए 8 दिन हुए आज, और उनके साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा तो उम्मीद मैंने आप लोगों से नहीं की थी। तभी अनीता चाय लेते हुए आई और बोली, आप भी धोखा खा गए ना देवर जी, या माँ जी और बाबूजी का भी ना। बैठे बैठे मन नहीं लगता है, कुछ न कुछ काम करने की जिद करते हैं और जब मैं दूसरे काम में लग जाती हूँ तो वो अपनी मर्जी से करने लगते हैं। तो अनिल बोला, अगर अपनी मर्जी से करते हैं तो ठीक है भाभी, पर माता पिता से पीछा छुड़ाने के लिए ऐसे काम करवाना किसी बेटी बहू को शोभा नहीं देता है। और फिर माँ बाबूजी से पीछा छुड़ाने के लिए आप लोग क्यों बहाने बनाएंगे, उनका स्वभाव तो इतना अच्छा है। क्यों भैया। करण मुस्कुराने लगा। दोनों बेटों की पसंद का खाना बनाने के लिए कनक जी बहू की मदद करने लगे। अनीता धीरे से बोली, वाह मम्मी जी, लाडला बेटा आया नहीं कि आपके शरीर में फुर्ती आ गई।
ऐसे तो बिना कहे कुछ नहीं करते हैं आप। मेरा आराम तो आज हराम हो गया। चलिए जाइए, जाकर बैठिए। उनके साथ बड़ी आए कुछ घंटे बाद अनिल नाश्ता करके और पूरे परिवार से विदा लेकर वापस अपने ऑफिस के काम के लिए निकल गया। यह कहकर कि आज शाम में वापस लौट जाऊंगा, तो हो सकता है मैं मिलने ना आ सकूं। बेटे की ज़्यादा समय कनक जी की आंखों न चाहते हुए भी बहुत कुछ कह गई और बेटा भी सब समझ गया। माँ जब भी चाहे वापस आ जाना, अभी चलता हूँ, इतना कहकर वो चला गया। अभी 4 दिन नहीं बीते थे कि करण का फ़ोन आया कि माँ पापा का दिल्ली में मन नहीं लग रहा है, इसलिए शाम की ट्रेन से उन्हें भेज रहा हूँ। सुबह 6 बजे उनकी ट्रेन वहाँ पहुँच जाएगी, तो आकर ले जाना, ठीक है ना? अनिल बोला, भैया अचानक से, अभी तो उन्हें गए हुए 10-15 दिन ही हुए होंगे। करण बोला, दरअसल बाबूजी का यहाँ शहर में मन नहीं लगता और माँ भी पूरे दिन घर में बैठकर बोर हो जाती हैं। बार बार तुम लोगों के पास जाने की जिद कर रही थी, तो मैं इनको भेज रहा हूँ। अब वो जाने और तुम जानो, पर भैया मेरी बात तो सुनिए, मैं अभी घर पे नहीं हूँ। आंचल के पापा मुंबई के अस्पताल में भर्ती है, तो मैं उसी में लगा हुआ हूँ। एक बार वो ठीक हो जाए तो मैं खुद आते ही बाबूजी को लेने आ जाऊँगा। भाई की बात सुनकर करण को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर 2-4 दिन की बात है, यह सोचकर माँ बाबूजी को जाने से रोक दिया। लेकिन जब एक हफ्ता बीत गया पर आंचल के पिता के इलाज में देरी के कारण वो नहीं आया, तो करण ने माँ बाबूजी को यह कहकर घर से भेज दिया कि अनिल आप लोगों को स्टेशन पे इंतज़ार कर रहा है। बेचारे माँ बाबूजी स्टेशन पे बैठे बेटे का इंतज़ार करने लगे। इंतज़ार करते करते 2 दिन बीत गए थे, तो कमल बाबू की तबीयत पहले से ही खराब थी और वहाँ बैठे बैठे उनकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो गई। लोगों की मदद से बेचारी कनक जी ने कमल बाबू को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। एक पैसा भी बेटे ने माँ पिता के हाथ में नहीं रखा था, जिससे वो अपने खाने पीने और दवाई गोली का खर्चा उठा पाते। इसलिए कनक जी के पास के एक ढाबे में बर्तन साफ करने का काम करने लगे थे। उधर आंचल के पिता की जब तबीयत ठीक हुई, तो अनिल, आंचल और नन्हा रोहन अपने पिता को लेने घर से निकल पड़ा था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके मम्मी पापा इतनी बेबसी की हालत में मिलेंगे। माँ जी क्या हुआ बताइए ना। आंचल की आवाज़ से कनक जी ख्यालों से बाहर आई और बोली, तुम लोगों को याद रहा आज का दिन? हम तो सोच रहे थे तुम्हें अब हमारी ज़रूरत ही नहीं होगी। कैसी बातें कर रही हो माँ जी, आप आज का दिन भला हम कैसे भूल सकते हैं? पापा जी का जन्मदिन हम कभी भूले हैं? बल्कि हम तो आज आप लोग को सरप्राइज़ देने के लिए कल से ही प्लानिंग कर रहे थे। वो तो रोहन को भूख लगी थी, तो कुछ खाने के लिए हम ढाबे पर रुक गए थे। इतना कहते हुए आंचल ने कनक जी के आंसू पोंछे। कनक जी तीनों को लेकर कमल बाबू के पास पहुंची, जहां कमल बाबू उस सरकारी अस्पताल में भर्ती थे। बुखार से उनका बदन पूरी तरह से तप रहा था। अनिल ने देखा कमल बाबू सूख कर कांटा हो चुके थे। दादू दादू करके नन्हा रोहन कमल बाबू का हाथ पकड़ कर रोने लगा। दादू क्या हो गया आपको? जल्दी से उठो ना, जल्दी ठीक हो जाइए ना, नहीं तो मेरा घोड़ा कौन बनेगा? नन्हे रोहन की आवाज़ सुनकर कमल बाबू की आंखें खुली और सामने अपनी छोटी बेटी बहू को देखकर उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। अनिल और आंचल माँ बाबूजी को लेकर अपने घर लौटे, जहां अनिल ने अच्छे डॉक्टर से पिता का इलाज करवाया और आंचल ने आगे बढ़कर एक अच्छी बहू का फर्ज निभाया और उनकी सेवा की। तो कुछ ही दिनों में बाबूजी फिर से पहले की तरह बिल्कुल स्वस्थ हो चुके थे। धीरे धीरे उनका भी वहाँ मन लगने लगा और नन्हा रोहन तो जैसे दादा दादी के बिना रहता ही नहीं था। यहाँ तक कि रात को भी अपने दादा दादी के पास ही सोता था और सुबह स्कूल भी दादाजी के साथ ही जाता था। अनिल और आंचल की भी शादी को अभी कुछ ही साल हुए थे। आंचल की माँ नहीं थी, उसके पापा की देखभाल में आंचल और अनिल दोनों ही मिलकर करते थे, क्योंकि
आंचल अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। करीब एक हफ्ते बाद अनिल दफ्तर से लौटा तो घर में अचानक करण और अनीता को पाकर हैरान हो उठा। उसने देखा कमल बाबू बहुत गंभीर स्वर में दिख रहे थे और वहीं कनक जी दोपहर के खाने की तैयारी में जुटी हुई थी। अनिल हाथ मुंह धोकर आया और पिता के कंधे पे हाथ रखकर बोला, बाबूजी परेशान क्यों लग रहे हैं? कमल बाबू ने मुस्कुराकर बात को टाल दे तो अनिल गुस्से में बोला, यहाँ क्यों आए हैं भैया? करण बोला, क्यों, मैं तुम्हारे घर पे अचानक नहीं आ सकता। तुम भी तो उस दिन सुबह सुबह मेरे घर पे अचानक आ गए थे। अनिल बोला, आप दोनों ने जो माँ बाबूजी के साथ किया उसके बाद आप लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। हाँ माँ बाबूजी, अगर तुम लोगों से अब भी रिश्ता रखना चाहते हैं तो अब रख सकते हैं, मैं उन्हें नहीं रोकूंगा। पर इस बार भाभी को साथ भी लाए हैं और बच्चे वही हैं, तो आप बता दीजिए किस मकसद से यहाँ आए हैं। करण बोला, देख अनिल, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहता, साफ साफ बात करता हूँ। गांव की ज़मीन और घर को बेचकर मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। मैंने गांव के मुखिया और कुछ डीलर से भी बात कर ली है, बस बाबूजी के साइन करने की देरी है। बाबूजी अगर साइन कर देंगे और वो हैंड टू हैंड पैसा दे देंगे तो आधा पैसा तुम रख लेना और आधा मेरा होगा। अनिल आश्चर्य से बोला, भैया आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? गांव की ज़मीन और घर हमारे दादा परदादा की है और इसे बेचने का निर्णय आप कैसे ले सकते हैं जबकि माँ और बाबूजी अभी जिंदा है? आपने उनसे पूछा? करण गुस्से में बोला, इतनी नुक्का नीची क्यों कर रहा है? तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे तो रहा हूँ ना, और वैसे भी गांव के मकान में कौन रहने जाएगा? उस खंडहार में रहता हूँ, फिर उस मकान और ज़मीन को रखने का क्या मतलब है? अनिल अपने पिता के मुरझाए हुए चेहरे को देख और बोला, नहीं, मेरे होते हुए गांव की ज़मीन और घर नहीं बिक सकता। अरे अगर माँ और पापा से पीछा ही छुड़ाना है तो बहाने बनाने की क्या ज़रूरत है? मुझे मालूम नहीं जब माँ पापा आपके घर पे थे तो इनकी क्या दशा की थी तुमने? मैं तो अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। हाँ वह बात अलग है कि कभी माँ बाबूजी ने आपकी या भाभी की शिकायत नहीं की है। तभी अनीता बोली, शिकायत करेंगे भी कैसे? मुँह से आखिर क्या कमी रखी थी मैंने? अनिल बोला, भाभी आप तो चुप ही रही, 2 वक्त की रोटी तो बिना तंज कसे आपने इन्हें दी नहीं जाती थी और बातें बड़ी बड़ी कर रही। अनीता घबराकर इधर उधर देखने लगी। करण अपनी बात पे अड़ा रहा और अनिल भी कह रहा था कि मैं भी देखता हूँ, मेरे रहते हुए मेरे पुरखों की संपत्ति को कोई कैसे चंद पैसों में बेच सकता है? आपको समझ में नहीं आ रहा? या करने से बाबूजी के मन में को कितना आघात पहुँचेगा? माँ उस घर में दुल्हन बन के आई थी, उनकी कितनी यादें उस घर से जुड़ी हैं। कमल बाबू बेबस होकर उन दोनों की बातें सुन रहे थे, मानो वो अनिल की बातों से सहमत होकर कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। करण अनीता लगातार 2 शब्दों के बांध हर किसी के मन को घायल कर रहे थे। अनिल से रहा नहीं गया, उसने कहा, बस कीजिए भैया, क्या दिखावे के लिए आप हम लोगों से प्यार करते हैं? मैं सब समझता हूँ आपके मन में क्या है। मौका मिले तो आप कभी भी मुझे और बाबूजी को थोड़ी सी पैसे के लिए अपने रास्ते से हटा सकती हैं। अनिल भाव विहीन होकर बोला, अरे भाभी, माँ और बाबूजी को दुख देती थी, सुबह के नाश्ते में उन्हें रात का बचा हुआ बासी खाना देती थी, यहाँ तक कि दोपहर का खाना भी गोल कर देती थी। एक बार सोच कर देखिए भैया, उनकी ज़िंदगी आखिर कितने दिन की बची है? 5 साल, 10 साल के इतने साल भी हम उन्हें सुखी जीवन नहीं दे सकते। हमें पढ़ा लिखा कर इस मकाम पे उन्होंने पहुंचाया तो क्या हमारा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता? मेरी बातों का बुरा मत मानना, पर एक बार सोच कर तो देखिए। दोनों भाइयों में माता पिता को लेकर बहस चल रही थी। तभी कमल बाबू बोले, बस करो, चुप हो जाओ तुम दोनों बेटा। करने ने संपत्ति में अपने साथ ऊपर लेकर जाता, पर तुमने जो हमारे साथ किया उसके बाद तुम्हें मेरी संपत्ति में से 1 फुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मुझे और तुम्हारी माँ को क्या चाहिए था?
बस 2 वक्त की रोटी या खाना और कुछ मुट्ठी खुशी और थोड़ी सी इज्जत। क्या तुम्हारे घर में इतना भी हमारे लिए नहीं था? हम तुम्हारे लिए इतने बड़े बोझ बन गए थे कि तुम हमसे पीछा छुड़ाने के लिए बहाने बनाने लगी और झूठ बोलकर स्टेशन पे छोड़कर चले गए थे। कमल बाबू की बातें सुनकर कनक जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वहीं अनिल अपने पिता को सहारा देने लगा। अनीता आगे बढ़कर बोली, देवर जी, यह सब करके आप मम्मी जी और पापा जी को बेवकूफ़ बना सकते हैं, हमें नहीं। हमें तो बस हमारा हिस्सा चाहिए और आपको क्या चाहिए यह भी बताइए। तभी आंचल सामने आई और हाथ जोड़कर बोली, जेठानी जी, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, पर हमारी कमाई ज़्यादा तो नहीं है। पर मैं इतना ज़रूर जानती कि अनिल की जान उसके माता पिता में बसती है। यह बात आप नहीं समझे। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें बस अपने माता पिता का सम्मान चाहिए। अनीता मुंह बनाकर बोली, बस करो, यह फिल्मी ड्रामा तुम लोग जानबूझकर इन्हें हमारे खिलाफ भड़का रहे हो ताकि यह सब कुछ तुम्हारे नाम कर दे। यह तो हम होने नहीं देंगे। तभी कनक जी सामने आई और एक थप्पड़ अनीता जी को लगाते हुए बोली, बेशरम औरत, जैसे खुद को मन काला है, सामने वाले को भी पैसा ही समझती हो। अरे छोटी बहू के पैर की धूल के बराबर तुम नहीं हो सकती। इतने साल में इस लड़की ने हमें कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि यह हमारी बहू है, और जब भी हम तुम्हारे घर 10-15 रोज के लिए ही रहे हैं, हमें कभी लगा ही नहीं कि हम बेटे बहू के घर में रह रहे हैं। हमें तो ये लगता है कि हमें नौकर समझा जाता है। अब बताओ किसे क्या मिलना चाहिए? तो करण आगे बढ़कर बोला, माँ, आप ये क्या कर रही हैं? छोटू के सामने बड़ों पे हाथ उठा रहे हैं। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? कनक जी ने दूसरा थप्पड़ बेटे को जड़ दिया और बोली, अब तुम मुझे समझाओ कि तुम्हारी बेबी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब तुम्हारी बेबी आराम करती थी और मुझसे घर का काम करवाती थी, जब खुद को ताज़ा खाना खाती थी और मेरे ही बनाए गए खाने को मुझे खाने नहीं देती थी, बल्कि मेरे और मेरे पति को बासी खाना देती थी, तब तुम कहाँ थे? तब तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं रहा और आ गए यहाँ भीख मांगने। चले जाओ यहाँ से, गांव की ज़मीन और घर नहीं बिकेगा और यह मेरा आखिरी फैसला है। करण कमल बाबू की तरफ देखकर बोला, बाबूजी, माँ ये कैसी बातें कर रही हैं? आप समझाते क्यों नहीं हैं माँ को? कमल बाबू बोले, बेटा, जिस दिन इस संपत्ति को बेचेंगे उसके असली हकदार को उसका हिस्सा मिल जाएगा, पर आज तुम्हें खाली हाथ ही यहाँ से लौटना पड़ेगा। और याद रखो, आज के बाद हम तुम्हारे दरवाजे कभी नहीं आएंगे। हाँ, जिस दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो, माता पिता से सच्चा प्रेम हो और मिलने की इच्छा हो तो चले आना। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। कमल बाबू करण के मन की बेईमानी को पहचान चुके थे। आज उन्होंने अपने बेटे को ऐसा आईना दिखाया कि वह जीवन भर नहीं भूलेंगे। मजबूरन दोनों को वहाँ से खाली हाथ वापस दिल्ली लौटना पड़ा। समय बीता, कमल बाबू और कनक जी अब अनिल के साथ ही रहने लगे। कनक जी खुशी खुशी आंचल के साथ रहती थी। दोनों में माँ बेटी जैसा संबंध हो गया था। दोनों की जब इच्छा होती तो बेटे से कहते, चलो थोड़े दिन गांव होकर आ जाते हैं। पूरा परिवार मिलकर गांव जाता, हफ्ते दिन रहकर वापस लौट आता। कमल बाबू कभी गांव में रहने की जिद करते तो अनिल उन्हें वहां रहने से यह कहकर मना कर देता कि अब आप दोनों का शरीर इस लायक नहीं है कि अकेले आप लोग यहाँ रह सको। हमारा साथ रहना बहुत ज़रूरी है। बेटी की बात सुनकर माता पिता का मन गदगद हो जाता। इस तरह से वो अपने गांव की ज़मीन से भी जुड़े रहते। पर एक दिन पता चला कि कमल बाबू के उस ज़मीन के पास से एक हाईवे निकलने जा रहा है और गवर्नमेंट को उनकी ज़मीन चाहिए थी, जिसका मुआवजा कमल बाबू को करोड़ों में मिला था। जब बड़े बेटे बहू को यह बात पता चली तो दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि जिस माता पिता को उन्होंने एक दिन बोझ समझकर अपने घर से बाहर निकाल दिया था, आज उनके पास इतनी दौलत है कि मानो अपने आने वाली पुश्तें भी आराम से बैठकर खा सकती है। अब
दोनों ही अपने किए पे पछता रहे थे। आज उन्हें एहसास हो रहा था कि उन्होंने क्या खोया है और क्या पाया है। तो दोस्तों, कंवर बाबू का फैसला अपने बड़े बेटे बहू के प्रति सही था या गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख कर ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी? यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।